नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश कल की तैयारी मार्केट पर। ये हमारी विशेष पेशकश है जिसमें हम आज के बाजार को पूरी तरह से एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उसके हिसाब से कल की आपकी विशेष तैयारी कराते हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि ये शो दरअसल आप लोगों का शो है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आपके सवालों से जुड़ा होता है। इसके साथ ही मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं मार्केट के तमाम ट्रेंड्स पर और यही एक्सपर्ट्स आपके सवालों पर भरोसेमंद सलाह देते हैं। कमाई का वीआईपी सेगमेंट भी होता है जहां पर आपको बेहतर जो है विकल्प हमारे एक्सपर्ट देते हैं। लेकिन आपको इस शो में अपने सवाल पहुंचाने के लिए करना क्या है, जरा वो तरीका जान लीजिए। तो कुछ नहीं करना है, आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं। जी हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। जब भी अपने सवाल आप भेजिए तो अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। यही नहीं, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, ट्विटर, फेसबुक पर एक्टिव हैं, तो यहां पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और अपने सवाल भेजने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, #KKT स्पेस अपना सवाल, और जब भी सवाल भेजिए तो अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। और आज के हमारे शो में दो खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा दें, हमारे साथ शर्मिला जोशी.com से शर्मिला जोशी जी हैं। शर्मिला जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और जैनम ब्रोकिंग से किरण जानी साहब हैं। किरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अपने एक्सपर्ट से हम नजरिया लें। सबसे पहले जरा बाजार को देखें तो बाजार जो है, हम देख सकते हैं कि 4 हफ्ते की जो एक ड्रीम रन था वो अब कहीं ना कहीं बाजार उसे गंवाता हुआ नजर आया। लगातार आज प्रेशर में बाजार रहे और हालांकि शुरुआत में हमें थोड़ी रिकवरी भी नजर आई, लेकिन आखिर में बाजार में दबाव नजर आया और 19,700 के नीचे जो है वो बाजार बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी पे भी आज प्रेशर साफ तौर पर नजर आया। हैवी सीजन है रिजल्ट्स का, तो कई स्टॉक्स ऐसे थे जिन पर रिजल्ट्स का भी असर रहा और इन सब के बीच बड़ी खबरें भी आई। आईटीसी को लेकर खबरें आई, उनके डीमर्जर को लेकर हमारी खबर पर मुहर लगी। इसके अलावा हम देखें तो बहुत सारी अहम बातें रहीं जिस पर हमने आज पूरे दिन चर्चा की। लेकिन फिलहाल अभी के बाजार को अब कल हम किस नज़रिए से देखते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। शर्मिला जी, सबसे पहले आपके पास मैं आऊँगा। यहाँ से आप बाजार को कैसे देख रही हैं? कल जब बाजार खुलेंगे तो क्या ये जो प्रेशर अभी नजर आ रहा है ये अभी कुछ दिन जारी रहेगा, या आपको लगता है कि अभी भी सेंटिमेंट पॉजिटिव है इसलिए ये थोड़े बहुत स्पीड ब्रेकर की स्थिति है? स्पीड ब्रेकर की स्थिति है। डेफिनेटली आई थिंक कि जैसे आपने कहा कि शायद ये ब्रेक और कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से आज हमने देखा कि मार्केट्स काफी ऊपर तो नहीं थे, लेकिन देयर वाज सॉर्ट ऑफ एन इवन, और जो इस तरह की गिरावट आई टुवर्ड्स क्लोज ऑफ मार्केट, दैट इंडिकेट्स कि अभी भी थोड़ी वीकनेस है मार्केट में। तो थोड़ी बहुत करेक्शन कंटिन्यू हो सकती है, बट ओवरऑल आई फील कि ये एक लीडर है, क्योंकि मार्केट जब से, खास करके निफ्टी जब से 19,000 क्रॉस, निफ्टी ने जब से 19,000 क्रॉस किया तब से ऑलमोस्ट 20,000 तक बढ़त काफी तेजी से आई। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह का ब्रेक मिलता है और ब्रीदर मिलता है तो वो मार्केट के लिए अच्छा ही माना जाएगा, एंड वी गेट इनफ टाइम टू रिएक्ट टू, जैसे कि आपने कहा कि नंबर्स या कोई और जिस तरह से डेवलपमेंट हुई है आईटीसी की, तो इस तरह की बातों का भी हमें टू रिएक्ट टू दैट। और ये सब बड़े स्टॉक्स है, वेदर इट इज ऑल द बिग आईटी स्टॉक्स और रिलायंस या आईटीसी, ये सब बड़े स्टॉक्स है, तो इनकी रिएक्शन के लिए भी समय देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड थिंग कि इस तरह का अगर हमें ब्रीदर मिलता है तो, और उस ब्रीदर का मेरे हिसाब से फायदा लेना चाहिए टू बाय स्टॉक्स दैट यू लाइक। तो ये एक विस्तृत नजरिया बाजार पर शर्मिला जी का, जहां पर आपको खास ध्यान देना है। चलिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आपके सवालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम इस शो में शामिल करते हैं, तो सिलसिला शुरू करते हैं सवालों का। अभिषेक अग्रवाल हैं और इनका सवाल है नज़ारा टेक को लेकर। 1,000 शेयर इन्होंने लिए हैं 675 के भाव पे, क्या करना चाहिए? बने रहें या निकल जाएं? आगे के लिए नजरिया चाहते हैं। किरण जी बताएं क्या होना चाहिए नज़ारा टेक पे?
सो नज़ारा टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक स्लो एंड स्टेडीली राइज हमने नीचे के लेवल से देखा था, जहाँ पे 480 470 के आसपास का एक डिप बना था। वहाँ से कंटिन्यूअसली एक राइजिंग टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर हम ट्रेड कर रहे थे। जीएसटी की न्यूज़ की वजह से हमने देखा कि एक बड़ा सा डिप आया, लेकिन इस डिप में 100 डेज 200 डेज मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके स्टॉक अपने जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 50 डेज उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था। अब कहीं न कहीं इसी एक ज़ोन के अंदर फँसा हुआ है, तो ओवरऑल अगर उनके पास ये स्टॉक है, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न्स है 620 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, तो 620 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। ऊपर में जैसे ही ये स्टॉक 690 का लेवल क्रॉस करता है, उसके बाद वापस ये अपने हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न में रिज्यूम करेगा और ऊपर 750 से लेके 800 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा 2-3 महीने का, लेकिन डेफिनिटली 620 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खास राय मिलती हुई खास रणनीति बनानी होगी इस स्टॉक को लेकर। चलिए, अंशुल गौतम है मध्य प्रदेश से और इनका सवाल है अजंता सोया के 480 शेयर इनके पास हैं। एक बार फिर से नाम ले लूं, अजंता सोया के 480 शेयर इनके पास हैं। 54 रुपए के लेवल पर इन्होंने लिया है। होल्ड करें या फिर सेल करें? किरण जी, आपसे ही इस पर राय चाहेंगे। कौन सा स्टॉक है? अजंता सोया। सो अजंता सोया की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक कंटिन्यूअसली एक लोअर टॉप लोअर बॉटम यानी कि फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और कुछ वॉल्यूम पे अगर हम देखें तो इतना खास वॉल्यूम नहीं है, तो मेरे हिसाब से अवॉइड की सलाह रहेगी अगर फ्रेश खरीदारी करनी हो तो। और अगर जिनके पास है वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कर पाए तो 25.50 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और हो सके तो जो भी आपको ऊपर में प्राइस राइज मिलता है 28 29 तक या तो इवन 30 तक एक बार के लिए एग्जिट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आपको खास राय मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। हेमचंद जी हैं कोलकाता से और इनका सवाल है IRFC को लेके। IRFC के 3650 शेयर इनके पास हैं। 34 रुपए के लेवल पर इन्होंने इसको लिया हुआ है। अगले 6 महीने के लिए नजरिया चाहते हैं, फिलहाल मुनाफे में है। शर्मिला जी बताएं क्या करना चाहिए IRFC में? दिस इज IRFC। जी IRFC मेरे हिसाब से बने रहिए इसमें। आई एम सॉरी 34 में लिया हुआ है। मेरा टारगेट करीबन 38 का रहेगा, तो फिलहाल के लिए बने रहिए। ठीक है, तो 38 के लक्ष्य के लिए इसमें बने रहने की सलाह आपको। सुमित है हरियाणा से और इनका सवाल है अदानी पावर के 270 शेयर इनके पास हैं। 315 के भाव पे इन्होंने लिया है। बने रहें या फिर निकल जाना बेहतर होगा? किरण जी बताएं क्या होगी सलाह? सो अदानी पावर की अगर हम बात करें, जब से अदानी का जो ये कॉर्पोरेट एक्शन है या तो कॉर्पोरेट केस हुआ है, तब से हम देख रहे हैं कि स्टॉक जितने भी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स है वो लो टॉप लोअर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अदानी पावर के अंदर नीचे के लेवल से एक रिकवरी आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं 200 डेज मूविंग एवरेज का इसको रेजिस्टेंस है जो अभी 260 के आसपास है और नीचे में आप देखोगे तो 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये दोनों जो उसकी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है उसके बीच में कंसोलिडेट हो रहा है। सो ओवरऑल रिस्की है। वैसे तो चार्ट पैटर्न वीक है, लेकिन जैसे ही 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मेरे हिसाब से एक बार ये रिस्क लेना बनता है, तो वो होल्ड रखे अपनी पोजीशन। नीचे में जो स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना है वो 220 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है जो 100 डेज मूविंग एवरेज है। अगर 220 के नीचे क्लोजिंग आती है अदानी पावर की, देन देयर आर चांसेस कि ये कंटिन्यू फॉल होता जाएगा। तो 220 के एक स्टॉप लॉस से ये होल्ड रखे। ऊपर में 260 का लेवल ध्यान रखे। जैसे ही 260 का लेवल क्रॉस होता है तो देयर आर चांसेस कि उसको इन्वेस्टर को अपनी बाइंग प्राइस मिल सकती है। तो एज ऑफ नाउ होल्ड 220 का स्टॉप लॉस। ठीक है, 220 का स्टॉप लॉस और बने रहने की सलाह। चलिए सवालों को थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर ब्रेक देंगे और कल बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं ये जानने के लिए वामाक्षी का रुख करते हैं। वामाक्षी बताएं कहाँ रखनी है नजर? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी कल यूएस से आने वाले कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा पर। इसके अलावा यूरोजोन का बैंक लेंडिंग सर्वे का भी डेटा कल आएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ जो हमें ज़रूर ट्रैक करने चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें ग्लोबल अर्निंग्स के लिहाज से माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट और वीज़ा ये तीनों दिग्गज कंपनी अपने नंबर्स पेश करेंगे और इसी के चलते ये हमारे रेडार पर रहेंगे। भारतीय कंपनीज़ में से निफ्टी कंपनीज में से खासकर 5 निफ्टी कंपनीज अपने नंबर्स पेश करने वाले हैं। बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, SBI लाइफ, टाटा मोटर्स और L&T ये नाम में शामिल है। AGM के लिहाज से रानी इंजन, बजाज ऑटो, बोरोसिल रिन्यूएबल्स और सुंदरम क्लेटन को अपने रेडार पर रखिएगा और कॉर्पोरेट एक्शन के लिहाज से सियाट फोकस में रहेगा क्योंकि
क्योंकि कंपनी फंड रेजिंग को लेकर चर्चा करने वाली है। इनफैक्ट L&T की भी बोर्ड की बैठक होने जा रही है बायबैक को लेकर। अमृतांजन हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो बायबैक इशू कंपनी का बंद होने जा रहा है और कल आखिरी दिन है 3M इंडिया और कमिंस इंडिया को खरीदने का, अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये थे इस कल जहां जिन खबरों पे आपको नज़र रखनी है उस पर जो है वामाक्षी पूरा ब्यौरा दे रही थी। और इन सब के बीच अगर हम देखें ख़ास तौर पे बहुत सारे स्टॉक्स और इन सारी चीज़ों को, तो ऑटो इंसलरीज हों, हालांकि आईटी पे जो है वो प्रेशर साफ तौर पर नज़र आया। शर्मिला जी, ऐसे बाज़ार में कई बार नए निवेशक भी होते हैं और कई बार उनके लिए ये एक्सपीरियंस नया होता है, जिस तरह का इस वक्त हम देख रहे हैं बाज़ार को, उनको क्या सलाह होगी आपकी? मेरे हिसाब से उनको थोड़ा नजरिया लॉन्ग टर्म का रखना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ वेरी स्पेशल, यानी उसके लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए, तो वो आप डेवलप जरूर करिए अगर आपका उस तरह का माइंडसेट है तो। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मार्केट को अप्रोच करिए, खास करके बिकॉज ऑफ द लेवल्स मार्केट इज एट। और आपके जो स्टॉक्स होंगे उनमें ये जरूर देखें कि अच्छे स्टॉक्स हो, जिनमें आगे चलकर भी उम्मीद अच्छी हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक ठाक हो, और उसके बाद जब आप खरीद करें तो एक स्टैगर्ड बाइंग करें, एक SIP टाइप अप्रोच रखें। पूरी बाइंग एक साथ नहीं करें, क्योंकि जैसे कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं, मार्केट काफी इट्स ऑल टाइम न्यू हाई, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा कॉशियस अगर आप रहेंगे और आपकी बाइंग स्टैगर करेंगे तो वो आपके लॉन्ग टर्म में फायदे करेंगे। तो ये एक बेहतर नज़रिया आपको फिलहाल के बाजार पर शर्मिला जी से मिलता हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे। शैलेंद्र श्रीवास्तव हैं भोपाल से, उनका सवाल है बंधन बैंक के 200 शेयर इनके पास हैं, 231 के भाव पे इन्होंने लिया है, होल्ड करें या फिर सेल करें? किरण जी, क्या होगी सलाह? सो बंधन बैंक की अगर हम बात करें तो लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक अपने लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, नीचे से काफी अच्छा एक रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है और आज एक फॉलो बाइंग भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म बॉटम बना है ऐसा लग रहा है। तो जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली इनको होल्ड रखना चाहिए, या तो नया स्टॉक लेना है एंट्री तो भी ले सकते हैं। 205 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रखिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है ऊपर में 235 तक की एक रैली बंधन बैंक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं 205 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह, 205 का स्टॉप लॉस। शैली चावला हैं दिल्ली से और इनका सवाल है धानी सर्विसेज के, एक बार फिर मैं नाम ले लूं, धानी सर्विसेज के 2000 शेयर इनके पास हैं, 44 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं, फिलहाल नुकसान में है। शर्मिला जी बताएं क्या करना चाहिए धानी सर्विसेज में? ठीक है, ठीक है। किरण जी, आप का कोई नजरिया धानी सर्विसेज को लेके? दानी सर्विसेज का अगर टेक्निकली व्यू देखें तो स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन हमने देख चुका है। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि नीचे के लोअर लेवल से यानी कि 25-26 के लेवल से एक अपस्विंग आया था जहां पे 44 के आसपास के हाई बने थे, तभी का इनका खरीदारी लग रही है। अब वापस सेम पैटर्न हम देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपनी लास्ट टाइम हमने देखा था कि 200 डेज को क्रॉस नहीं कर पाया था, इस टाइम वो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। सो एक टेक्निकली कॉल डेफिनेटली ले सकते हैं। 36 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इस बार शायद उनको 45-46 तक की एक अपस्विंग मिलेगी, तो वापस वहां पे चार्ट रिव्यू करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लीजिए। एज ऑफ नाउ 32 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। वर बने रहने की आपको सलाह। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल जुबिलेंट फूड के नतीजे आएंगे और क्या है नतीजों को लेकर अनुमान, विन्नी मोतीवाला बताने के लिए मौजूद हैं। विन्नी बताएं क्या कहते हैं अनुमान? तो जुबिलेंट फूडवर्क्स के जो Q1 की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे ये QSR स्पेस है, तो पहले देखिए रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 5% पे, पर प्रॉफिट्स वहाँ पे एक्सपेक्टेड है थोड़ा डिक्लाइन होगा, 21% का डिक्लाइन, और मार्जिन्स में भी प्रेशर जो है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है मिल्क प्राइसेस में, चीज़ प्राइसेस में वो अभी भी बरकरार है, महंगाई अभी भी बरकरार है वहाँ पे, तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में थोड़ी वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ की बात करें तो वो एक्सपेक्टेड है अराउंड -2% पे। मेनली ये वीक लाइक फॉर लाइक ग्रोथ क्यों है? क्योंकि कस्टमर्स डाउन ट्रेडिंग
कर रहे हैं, चीपर QSR ऑप्शंस आ रहे हैं, चैलेंजेस में भी आ रहे हैं, अग्रेसिव कंपटीशन बढ़ रही है, तो ये एक फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। और इस पर कॉमेंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आ रही है मैनेजमेंट की कॉमेंट्री। उसके अलावा Q1 की जो रेवेन्यू देखे वो थोड़ी अपटेक दिख रही है ओवरऑल परफॉर्मेंस से, क्योंकि सीजनैलिटी प्ले आ रहा है, IPL थी, समर वेकेशंस थे, तो उसकी वजह से थोड़ी इंक्रीज रेवेन्यू में दिख रही है। बट ऑल इन ऑल फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर लाइक ग्रोथ क्या है, इन्फ्लेशन आउटलुक क्या लग रहा है मैनेजमेंट का, डिमांड ट्रेंड्स क्या है स्पेशली अक्रॉस चैनल्स और जोग्राफीज में क्या आ रही है, डिफरेंट टियर सिटीज़ में क्या डिमांड ट्रेंड है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स क्या है कंपनी के FY24 के, और अपडेट पॉपाइज पे क्या आ रही है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विनी आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो जो है जुबिलेंट फूड के अनुमान को लेकर विनी ने पूरी रिपोर्ट दी। और इन सब के बीच ज़रा एक बार फिर से सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं, और अहम सवाल तमाम दर्शकों के हम शामिल कर रहे हैं, और इसमें हैं दिनेश कुमार अयोध्या से, और इनका सवाल है मझगांव डॉक के इन्होंने 300 शेयर लिए हुए हैं, 1700 के भाव पे होल्ड करें या फिर सेल करें, पूछ रहे हैं। शर्मिला जी बताएं क्या करना चाहिए मझगांव डॉक में? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डिफेंस स्पेस में नॉट जस्ट ऑर्डर फ्लो ठीक ठाक है, रिजल्ट्स ठीक ठाक है, लेकिन एक ओवरऑल मार्केट इस सेक्टर को बहुत फेवरेबली देख रहा है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट से भी बातें सामने आती है, रिपोर्ट्स आते हैं कि मेक इन इंडिया और ज्यादा इस तरह के ऑर्डर्स और लाने की कोशिश चालू है गवर्नमेंट की। तो मेरे हिसाब से इन सब चीजों को देखकर ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि स्टॉक का रनअप काफी हो चुका है, और ये सब जो ऑर्डर्स रहते हैं वो मल्टी ईयर ऑर्डर्स रहते हैं। तो कोई भी आप अगर लार्ज साइज ऑर्डर भी देखे तो ये सोचना गलत होगा कि ये तुरंत उनके रेवेन्यू या प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज उनकी डिलीवरी 4-5 साल लग सकता है। लेकिन ओवरऑल स्टॉक अच्छा है और सेक्टर अच्छा है, तो बने रहना। ठीक है, तो बने रहने की आपको इसमें सलाह। चलिए अब आपके पसंदीदा सेगमेंट की हो चुकी है बारी, जानते हैं VIP शेयर्स के बारे में। सबसे पहले रुख करते हैं किरण जी का। किरण जी बताएं आपकी नजर आखिर कहाँ है? सो दो स्टॉक हम रिकमेंड कर रहे हैं। एक जो स्टॉक है वो फार्मा की तरफ से, और दूसरा जो स्टॉक है वो जिस तरह से हम देख रहे हैं NBFC सेक्टर के अंदर हम एक अच्छा खासा रुझान देख रहे हैं। सो पहले फार्मा की अगर हम बात करें तो डीवीएस लेबोरेटरी में एक अच्छा सा अपमूव हमने देखा था 35-36 के आसपास, 3500 और 3600 के आसपास कहीं ना कहीं डीवीएस लेबोरेटरी में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। अब वहां से एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आज वहां पे एक फॉलोअप बाइंग भी हमने देखी थी, तो 3680 के आसपास की सेटलमेंट है डीवीएस लेबोरेटरी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 3740 का हमारा टारगेट रहेगा, 3645 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे डीवीएस लेबोरेटरी में। नेक्स्ट जो कॉल है वो बजाज फिनसर्व पे है। बजाज फाइनेंस के चलते हुए हमने देखा है कि बजाज फिनसर्व एक अंडर परफॉर्म काउंटर है, लेकिन अब स्लोली एंड ग्रेजुअली एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न और उसके बाद का एक कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर कट एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हम कंसीडर कर सकते हैं। 1655 के आसपास की क्लोजिंग थी, 1655 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1690 का हमारा टारगेट रहेगा, एंड 1639 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे बजाज फिनसर्व में। सो बजाज फिनसर्व एंड डीवीएस लेबोरेटरी ये हमारी तरफ से 2 बाय कॉल रहेंगे। तो बजाज फिनसर्व और डीवीज लैब यहाँ पर जो है वो मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए शर्मिला जी आप बताएं आप कहाँ फोकस कर रही हैं? उषा मार्टिन, ये कंपनी स्टील वायर रोड्स बनाती है, और 2-3 चीजें मुझे इस कंपनी के बारे में अच्छी लगती है। एक तो एक ध्यान में रखनी चाहिए चीज की स्टॉक में काफी रनअप हो चुका है, तो जो अप्रोच मैंने पहले सुझाया था कि एक आप स्टैगर्ड बाइंग करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ये क्यों स्टॉक इतना ऊपर है और इतना भागा है, तो एक बड़ा कारण ये है कि उन्होंने काफी अच्छी तरह से अपना डेट रिस्ट्रक्चर किया है, और उनको इसमें 3-4 साल लगे हैं, लेकिन दे हैव कम आउट ऑफ इट वेरी नाइसली। उसके साथ साथ उनका प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड काफी अच्छी है, और ये उनके ऑर्डर्स नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया लेकिन काफी अलग-अलग ज्योग्राफी से भी इनको अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि दिस इज स्टील वायर रोप्स, इसको एक स्टील पे नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर स्टील के प्राइसेस ऊपर भी जाते हैं दे आर एबल टू पास ऑन द प्राइस इंक्रीजेस। उसके साथ साथ अब आगे चलकर मुझे लगता है कि क्यों यहाँ इस लेवल पर भी मुझे स्टॉक अच्छा लगता है, तो दे हैव अ केपेक्स प्लान, और उसके बाद दे विल बी एबल टू सॉर्ट ऑफ उनका जो रेवेन्यू है उसमें और हम
अच्छी स्टडी ग्रोथ देख सकेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें खरीद कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 400। तो उषा मार्टिन, शर्मिला जी की राय, इस पर बेहतर मौके आपको बनते हुए। चलिए, शर्मिला जी और किरण जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए और ख़ास राय देने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब भी देने के लिए। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगाने के फैसले पर सरकार का दोबारा विचार करने का कोई इरादा नहीं है। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय का इंडस्ट्री के साथ चर्चा करने की कोई योजना नहीं है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं आखिर क्या है खबर और सरकार की ओर जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं उसमें क्या बात सामने आ रही है? देखिए, वित्त मंत्रालय से जुड़े हमारे सूत्रों का ये कहना है कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर 28% GST लगाने का जो फैसला GST काउंसिल ने किया है, फिलहाल उसके समीक्षा के पक्ष में नहीं है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय इस बात के भी पक्ष में नहीं है कि इस मसले पर इंडस्ट्री के साथ तुरंत कोई कंसल्टेशन किया जाए, क्योंकि प्रॉपर कंसल्टेशन जो है इंडस्ट्री के साथ किया जा चुका है। GST काउंसिल ने 2 GOM का गठन किया था। काफ़ी लंबे समय तक कंसल्टेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी की गई, उसके बाद ये फैसला लिया गया। लिहाजा वो इस बात के पक्ष में नहीं है कि फिर से कंसल्टेशन जो है इस मसले पर किया जाए। हाँ, वित्त मंत्रालय इस बात के पक्ष में ज़रूर है कि इस फैसले को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इस मसले पर वो इंडस्ट्री के साथ बातचीत कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वित्त मंत्रालय इस बात को लेकर तैयार है कि इसको इम्प्लीमेंट करने का क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इस मसले पर वो इंडस्ट्री के साथ बातचीत कर सकते हैं। बहरहाल फुल फेस वैल्यू पर 28% GST लगाने का जो फैसला है वो GST काउंसिल का सर्वसम्मति से लिया गया फैसला है और सरकार इस फैसले की समीक्षा तुरंत करने के पक्ष में नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा एक और मसला जो कि इंडस्ट्री की तरफ से उठाए गए हैं कि अगर इसको लागू किया जाता है तो जो इलीगल प्लेटफॉर्म्स हैं या फेक प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। इस मसले पर हमें सूत्र बता रहे हैं कि प्रॉपर सिस्टम है जिसके ज़रिए इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको पकड़ा जा सकता है। साथ ही साथ सूत्र एक और बात को काफ़ी प्रमुखता से उठा रहे हैं कि 28% GST के मसले को समझने की ज़रूरत है अगर आप ऑनलाइन गेमिंग की बात करें, क्योंकि 28% GST जो है उन्हीं मामलों में इन्वॉल्व है या चार्ज किया जाएगा जहां पर प्लेयर के द्वारा पैसा लिया जा रहा है या वो पैसा उसको मिल रहा है। लेकिन अभी भी ये 18% GST है अगर किसी भी मामले में मनी इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पर GST रेट अभी भी 18% है। ऐसे में इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं होने जा रहा है, ऐसा वित्त मंत्रालय का मानना है। और सरकार इस बात की योजना तैयार कर रही है कि संसद के चालू सत्र में ही GST एक्ट में जो बदलाव करने हैं इस फैसले को लागू करने के लिए, उससे संबंधित प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा।